तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हार्मोन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हार्मोन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें कि बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो हार्मोन जो होते हैं बेटा वो होते हैं कौन से? वाटर सोल्यूबल, और एक होते हैं फैट बोल दो या फिर लिपिड सोल्यूबल। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफ़ी जगह काफ़ी हार्मोन्स के रेफरेंस में आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट है यदि आपको अच्छे से आता है तो आप काफ़ी सारे हार्मोन्स के मैकेनिज़्म को अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके अलावा कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, उनके काम करने का तरीका कैसे मतलब है, ये सब आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने रैंडमली यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है और दूसरा क्या है, फैट सोल्यूबल हार्मोन है। अब वाटर सोल्यूबल हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर है, उनमें से जैसे हम लोग देखें तो कई तरह के हार्मोन हो सकते हैं, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं, एमिनो एसिड से बने हुए हो सकते हैं, है ना। ऐसे कई हार्मोन इसमें शामिल है। और ये जो हार्मोन है बेटा, इनकी एक खास बात है कि इनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइड, और बेसिकली जो फैट से बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसमें दो कैटेगरी के हार्मोन आते हैं। इसमें आते हैं, एक तो आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और दूसरे हार्मोन इसमें कौन से आते हैं, दूसरा आता है इसमें T3 और T4 हार्मोन। तो ये जो दोनों के दोनों हार्मोन हैं वो फैट सोल्यूबल के ही टाइप है, ठीक है। तो डायरेक्टली यदि मैं इनको बोल दूं कि हार्मोन्स की दो कैटेगरी है, स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड, तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर T3 और T4 के आने के लिए जगह नहीं रहती फिर कोई, है ना। तो बेसिकली बेटा ये हार्मोन की यदि देखा जाए तो दो कैटेगरी है, एक तो है वाटर सोल्यूबल और दूसरा है लिपिड सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल नॉन स्टेरॉइड होते हैं, और जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, और T3 और T4 से जो हार्मोन है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड या फैट है, इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, और साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये ना लिपिड सोल्यूबल हैं, लेकिन लिपिड से बने हुए नहीं होते हैं, ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड से बने हुए हैं, सारे के सारे लिपिड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं, जबकि T3 और T4 हार्मोन हैं वो लिपिड से नहीं बने हुए, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। ये काम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेल है, ये सेल है, और इस सेल के अंदर हो गया बेटा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर हो गया इस सेल का जीनोम, ये हो गया सेल का जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए ये DNA है। और ये जो हार्मोन्स है वो काम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन की। तो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं कि ये हार्मोन आए, लेकिन बेचारे ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और इसका कारण ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई है, और ये जो हार्मोन है खुद, ये हार्मोन कैसा है, ये हार्मोन है प्रोटीन से इनसे बना हुआ। तो लिपिड के साथ में इसकी ट्यूनिंग मैच नहीं होती। लिपिड जो होती है बेटा वो होती है नॉन पोलर, और ये जो हार्मोन है ये कैसा होता है, पोलर होता है। मैं सीधा सीधा कहूँ ये वाटर सोल्यूबल है, लेकिन यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड से, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं करने देती। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए कहते हैं कि इस हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया रिसेप्टर।
रिसेप्टर क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स हैं, इनके साथ में ये हार्मोन आके जुड़ेगा। जैसे कि ये हो गया रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर जुड़ेगा तो हार्मोन के साथ जुड़ा, इस तरह से ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हम कहेंगे ये हार्मोन सेल के अंदर जा नहीं सकता, इसलिए इस हार्मोन को बाहर ही रिसेप्टर अपने साथ क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है, और यहाँ पर बन जाता है एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से एक एंजाइम निकलता है बेटा। एंजाइम का नाम होता है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करता है कि यहाँ पर जो एटीपी होती है, उस एटीपी को कन्वर्ट कर देता है CAMP में। CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और ये CAMP जो होता है वो एक तरह से काम करता है सेकेंडरी मैसेंजर का, और ये जाके कुछ एंजाइम्स वगैरह को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसके कारण एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे? जो भी फंक्शन होने वाले हैं बॉडी में वो करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हार्मोन काम कैसे करता है? तो इस हार्मोन के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। मेम्ब्रेन को ये पार नहीं कर सकता, इसलिए रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। और मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है तो हार्मोन आके इस रिसेप्टर के साथ में बाउंड हुआ, और उसके बाद में एक एंजाइम निकाला, और एंजाइम ने यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर को बनाया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाया, और ये CAMP है वो इस हार्मोन की सूचना को आगे लेके जाएगा, और एंजाइम्स वगैरह उनको एक्टिव करेगा। जो भी ये काम करना चाहेगा वो इस तरह से अपना काम कर देगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट है स्टीरॉयड हार्मोन का। और स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो होते हैं बेटा, वो हमेशा 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 कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के भीतर पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म के भीतर है। अब होगा क्या कि स्टीरॉयड हार्मोन है इस बार, और स्टीरॉयड हार्मोन आया, जैसे ये मान लो कि स्टीरॉयड हार्मोन है, और ये स्टीरॉयड हार्मोन आया और ये सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। कारण क्या है कि मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी, हार्मोन भी लिपिड से बना, तो दोनों ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं तो इसके जो हार्मोन है वो डायरेक्टली स्टीरॉयड हार्मोन इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर इसके साथ में ये बाइंड हो जाते हैं ऐसे रिसेप्टर के साथ। फिर ये रिसेप्टर और हार्मोन मिलके बना रहे हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स है वो डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पे जाके, या जीन के एक स्पेसिफिक साइट पे जाके इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ जाता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके जुड़ गया। कौन जुड़ गया? दोनों चीज़ें, हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है वो। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एक आरएनए बनेगा। अब यहाँ से बनेगा एक आरएनए, ये बन गया मान लीजिए यहाँ पे आरएनए, और ये जो आरएनए है वो आगे चल के बनाएगा प्रोटीन। अब आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, और एंजाइम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो कहानी क्या है? बस इतनी सी है। ये हार्मोन लिपिड से बना हुआ है, मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड हुआ। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में आए, न्यूक्लियस में आने के बाद में ये एक स्पेसिफिक साइट के साथ में जुड़े, यानी कि जीनोम के साथ जुड़े। यहाँ से फिर एक mRNA बना, और ये mRNA है वो आगे चल के प्रोटीन बनवाएगा, और प्रोटीन है वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स है वो फिर अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट अपना वो क्या है? T3 और T4। अब सीधी सी बात है कि इनके रिसेप्टर ना पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, न्यूक्लियस के साथ में ऐसे, जीनोम के साथ में ऐसे बाइंड रहते हैं इसके रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर हो गए किसके? T3 T4 के। इनकी कहानी क्या है बताओ? कि ये हार्मोन सीधा आएंगे, जैसे मान लो कि ये T3 T4 हार्मोन हैं, और ये हार्मोन सीधा आएंगे और आकर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे, इसके साथ ऐसे बाइंड कर लेंगे डायरेक्ट। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने से फिर वही बात, यहाँ पे mRNA बना, और mRNA से फिर क्या बना?
इसी तरह से प्रोटीन बना, प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं और एंजाइम है वो क्या करेंगे, अपने स्पेसिफिक फंक्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो T3 T4 हार्मोन होते हैं वो अपना काम करते हैं। तो सारे के सारे हार्मोन काम कैसे करते हैं आप लोग समझ गए। तो हमने देखा कि तीनों हार्मोन्स हैं, इनके रिसेप्टर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके रिसेप्टर बेटा दो तरह के हो गए, एक तो वो रिसेप्टर हो गए जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये रहे। अब इनमें कौन कौन से हैं, ये तो है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो ये हो गए साइटोप्लाज्मिक, और ये कौन से हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये दोनों रिसेप्टर हैं, इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी जो सेल के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड या फिर सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं। तो रिसेप्टर दो तरह के हैं, एक तो सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक पाए जाते हैं सेल के बाहर, सेल की सरफेस पर, ठीक है। अब एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने चाहिए। तो देखो इनमें से मुझे बताओ कि कौन से हार्मोन्स हैं वो यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर का यूज करते हैं। तो हम कहेंगे जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, वो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर का यूज करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर किसे कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी मैसेंजर। और अंदर जाकर जो CAMP बना रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। अगली बात, सेकेंडरी मैसेंजर में क्या CAMP ही होता है, नहीं, CAMP के अलावा भी कोई हो सकता है, जैसे कि IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कैल्शियम आयन, तो ये भी काम कर सकते हैं किसका, सेकेंडरी मैसेंजर का। कौन से हार्मोन है जो सेकेंडरी मैसेंजर का यूज नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे कि स्टीरॉयड हार्मोन और T3 T4 हार्मोन है वो सेकेंडरी मैसेंजर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ कि कौन से जो हार्मोन हैं उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस से बाइंडेड रहते हैं, तो हम कहेंगे सर T3 T4 के रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर बाइंडेड होते हैं, ठीक है। कौन से हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन के स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कौन से हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर सेल के भीतर पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि जो फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जिनको कहेंगे उनके रिसेप्टर है वो सेल के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हार्मोन्स हो गए और इनके ये कॉन्सेप्ट हो गए। अब मैं आपको दो तीन बातें और बता देता हूँ, ठीक है। और वो बात ये है कि नॉन स्टीरॉयड हार्मोन तो आप जानते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में एक बात देख लो, है ना। अब सारे के सारे एग्जांपल आपको याद रहने लग जाएंगे कि कौन से हार्मोन स्टीरॉयड है, कौन से नॉन स्टीरॉयड है। देखो बेटा, जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आप एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स ले लो, ये एड्रिनल ग्लैंड का हो गया कॉर्टेक्स, और एक ले लो टेस्टिस, और एक ले लो ओवेरी, बस। और एक प्लेसेंटा भी ले सकते हो, पर प्लेसेंटा है वो हो सकता है कि हो या ना हो, क्योंकि ये एक टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करता है। ये मान लो हो गया प्लेसेंटा, इस तरह से, ठीक है। ये आपकी बॉडी में केवल और केवल बेटा इतनी सी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टीरॉयड हार्मोन निकालती है, ठीक है। कौन कौन है, एक तो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा है टेस्टिस, तो ये हो गया टेस्टिस, और तीसरा है ओवेरी जिनको मिला के आप कह सकते हैं गोनेड्स, और एक है प्लेसेंटा, बस। तो अब आपसे को पूछे कि आपकी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन कहां कहां से निकलते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेंगे, गोनेड्स से निकलेंगे और प्लेसेंटा से निकलेंगे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो ओवेरी के अंदर पाई जाने वाली कौन, कार्पस ल्यूटियम,
प्लस में प्लेसेंटा, ये क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है बेटा कि कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा जो होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन के साथ साथ नॉन स्टीरॉयड हार्मोन भी निकाल सकते हैं, दोनों हार्मोन निकालते हैं। जैसे कि टेस्टिस एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन भी निकालता है, तो टेस्टिस से एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन निकलेगा, कौन, इनहिबिन, याद रखना है। दूसरा ओवेरी से एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन निकलेगा कार्पस ल्यूटियम से, कौन सा निकलेगा, एक तो निकलेगा इनहिबिन, और दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे आप एंड ऑफ प्रेगनेंसी में देखेंगे तो रिलैक्सिन निकलेगा। तो ये प्लेसेंटा से भी निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, दोनों से निकलता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्लेसेंटा, टेस्टिस और ओवेरी स्टेरॉयड हार्मोन निकालते हैं, लगभग स्टेरॉयड हार्मोन निकालते हैं, लेकिन एक दो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन भी ये निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया, एक तो इनहिबिन और एक होगा रिलैक्सिन। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। अब आप बताओ मुझे कि स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, तो गोनेड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और तीसरा प्लेसेंटा, इन 3 जगहों से ही आपके बॉडी में रिलीज होंगे। इनके अलावा जहाँ से भी जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं सारे के सारे हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन स्टेरॉयड, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन हो, चाहे पेनक्रियाज के हो, चाहे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन हो या थायराइड हार्मोन हो, सारे के सारे हार्मोन कैसे होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो ये नॉन स्टेरॉयड के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन थायराइड हार्मोन में एक बात याद रखनी है कि नॉन स्टेरॉयड तो होते हैं, लेकिन ये क्या से होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतने सारे कॉन्सेप्ट और खूब सारे आप लोगों को क्वेश्चंस बताए कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें आप लोगों को बताई। तो ये सब बातें आप लोग अच्छे से याद कर लेना।